पहले अध्याय की बात करेंगे विकास। तो जैसे कि आप लोगों को विदित है कि पहले के ज़माने में लोगों के पास ना तो पैदल जाया करते थे इधर से उधर, ना उनके लिए जाने आने के लिए कोई उद्योग धंधे थे, ना ही किसी भी प्रकार के वाहन चलते थे। और आज तुमने देखा है कि आज हवाई जहाज़, रेलगाड़ी और तमाम प्रकार के निजी वाहन और सार्वजनिक वाहनों से भरे पड़े हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है विकास। यही तो विकास है। विकास का मतलब क्या होता है कि कोई नई चीज़ का सृजन करना। जैसे कोई पहले व्यक्ति था, वो व्यक्ति कुछ करता था, उससे आगे उसने अगर तरक्की की है तो विकास हुआ, अगर तरक्की नहीं कर पाई तो विकास नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अब आपने नाम सुना होगा, दो प्रकार के देश हैं, एक है विकसित देश और दूसरे हैं विकासशील देश। विकसित देश वे देश हैं जिन्होंने काफ़ी मात्रा में अपने देश की समृद्धि कर ली है, इसलिए वे विकसित देश कहलाते हैं। और कुछ देश अपने भारत जैसे देश हैं विकासशील देश, जो तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। तो इसमें विकास में विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। तो इसमें पहला इसका तथ्य है जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर लिख लें कि विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। नंबर 2, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। तो अब विभिन्न व्यक्ति, इसके फर्स्ट नंबर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, ये क्या है? तो मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। तो विभिन्न व्यक्तियों के, जैसे आप लोग हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं इस क्लास में 10th में। तो 10th में पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, 90 हैं, 80 हैं, 100 हैं, यानी विभिन्न बच्चे हैं, कम बच्चे नहीं हैं। तो सबके लक्ष्य अलग अलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है और कोई मास्टर बनना चाहता है। तो सबके लक्ष्य अलग अलग हैं। तो यही विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य हैं। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में, कोई नौकरी करना चाहता है तो कोई व्यापार करना चाहता है। जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसी के अनुसार होता है विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। अब नंबर 2, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। तो यही है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। कोई तो व्यक्ति 100 रुपये कमा कर भी खुश हो जाता है और कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा के भी खुश नहीं होता है। तो ये क्या है? ये उनके लक्ष्य में परिवर्तन है। आज कोई व्यक्ति 100 रुपये में अपना गुजारा कर लेता है, कोई व्यक्ति 1 लाख में भी अपना गुजारा नहीं करता। यही है कि आज सबके लक्ष्य भी भिन्न भिन्न हैं। कोई व्यक्ति एक टीचर की नौकरी से संतुष्ट होता है और कोई व्यक्ति तो बहुत आगे जाना चाहता है, वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना चाहता है या IAS बनना चाहता है, PCS बनना चाहता है। तो ये सब लोगों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। एक के लिए जो विकास है ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे इसमें नंबर 3 पर कहा गया है कि जो व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए विकास है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी विकास हो। अब इसको एक उदाहरण के तहत समझाता हूँ। तो जैसे आप हैं, आप अपने विकास के लिए, आप अपने विकास के लिए कोई काम शुरू करते हैं। जैसे आपने दुकान रख ली, किस काय के लिए? अपने विकास के लिए। तो दूसरे के लिए आप जो कूड़ा कचरा है वो बाहर फेंक रहे हैं। कूड़ा कचरा जो आपके यहाँ से ग्राहक आते हैं वो दूसरे के दौरे में फेंक जाते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका तो विकास हो रहा है, आपका सामान बिक रहा है, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए भी तो सोचो, दूसरे परिवार वाले के लिए भी तो सोचो, उसका विनाश हो रहा है। यहाँ यही है, जैसे एक व्यक्ति ने पटाखा फैक्ट्री खोल ली, तो पटाखा फैक्ट्री खोलने से उसको तो लाभ होगा, उसका विकास हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति है जो उसके बगल में रहता है, अगर कभी कभार आग लग जाती है या पटाखा जलता है तो उस घर में क्या होता है? उस घर की खुशियाँ चली जाती हैं, वहाँ तो विनाश होता है। तीसरा उदाहरण, जैसे एक फैक्ट्री खोलते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन फैक्ट्री खोल लेते हैं। फैक्ट्री खोलने से क्या होता है? विकास होता है। फैक्ट्री खोल ली, विकास हो गया। जब फैक्ट्री से विकास हुआ तो क्या होता है? वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और कई प्रकार की गैसें उसके धुएं से निकलती हैं, फैक्ट्री के धुएं से, जिससे क्या होता है? वहाँ के जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। जब उनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? उनका तो विनाश हो गया। तो यही है
एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अब अगली चीज़, आय के अन्य लक्ष्य। अब ज़्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है? ज़्यादा आय। हर व्यक्ति ज़्यादा कमाना चाहता है। आज कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कम कमाना चाहता हो, सब ज़्यादा कमाना चाहते हैं। इसके अलावा बराबरी का व्यवहार, सब लोग पास पास बैठना चाहते हैं। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं नीचे बैठूं और कोई कुर्सी पर, सब लोग बराबरी करना चाहते हैं, इसलिए लगातार विकास की ओर अग्रसर हैं। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है कि अपने बिजनेस खुद कर सकते हैं। जब स्वतंत्रता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए बिजनेस में काम कर रहा है। काम की सुरक्षा, और काम की भी सुरक्षा है कि यहाँ तक कि आप कोई काम करते हैं तो काम करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि उसके बदले में आपसे कुछ पैसा टैक्स के रूप में ले लिया जाता है और आपकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जैसा ही आपका पैसा बढ़ता है तो आपको सम्मान व आदर मिलने लगता है, सम्मान और आदर मिलने लगता है और परिवार के लिए सुविधाएं भी मिलने लगती हैं। जैसे ही परिवार के लिए सुविधाएं मिलने लगती हैं तो वातावरण और आदि में आपको खुशहाली मिलती है। अब आप इसकी कुछ परिभाषाएं सुन लीजिए। तो जैसे विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। तो जिन लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। जिनकी आय 3,37,000 रुपया प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। तो जिनकी आय 4,53,000 प्रति वर्ष है मतलब वो विकास की राह में आगे बढ़ चुके हैं, और जिनकी आय 37,000 है या उससे कम है वो लोग विकासशील देशों के सदस्य कहलाते हैं। इसके अलावा इसकी एक संस्था है UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। तो राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनका स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति के आधार पर होता है। तो राष्ट्रीय विकास का अनुमान, राष्ट्रीय मतलब देश के विकास का अनुमान लोगों का शैक्षणिक स्तर कि आप इस देश में लोग कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, और इसके अलावा वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, इन सब के आधार पर होता है। तो ये UNDP की परिभाषा है, इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लेना। इसके बाद आता है धारणीय विकास। धारणीय विकास हो पर इससे किसी को हानि ना पहुँचे, ये होता है धारणीय विकास। धारणीय विकास का मतलब ये है कि जैसे आप अपना विकास करो लेकिन दूसरे व्यक्ति को उससे हानि नहीं होनी चाहिए। आप अपनी दुकान रखो, उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है, लेकिन उस दुकान से किसी पड़ोसी को हानि ना पहुँचे, तो ये होता है धारणीय विकास। इसके अलावा धारणीयता का मतलब यही है, जैसा धारणीय में अपन ने पढ़ा कि किसी को हानि ना हो, बस इसमें इतना फ़र्क है कि उसमें किसी बगल वाले को हानि ना हो और इसमें अपनी किसी आगे वाली पीढ़ी को हानि ना हो। आगे वाली पीढ़ी को कैसे? जैसे आज तेल के भंडार हैं जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, और अगर ज़्यादा निरंतर उसका उपयोग करते रहे तो वो ख़त्म हो जाएगा तो आगे वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। इसलिए उपयोग उतना ही करें जिससे अपन तो फ़ायदा लें ही, लेकिन आगे वाली पीढ़ी को भी उससे फ़ायदा मिले। तो ये होती है धारणीयता। इसके अलावा है औसत आय। तो देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग औसत आय निकाली जाती है, या प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। तो औसत आय का मतलब है जैसे एक व्यक्ति है, एक देश में 100 व्यक्ति हैं और उस देश में प्रत्येक साल 1,000 रुपये वो देश कमा लेता है, तो 1,000 में 100 से भाग दिया तो कितना बचा? 10। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई? 10 रुपये। तो ये ही औसत आय कहलाती है, चाहे प्रति व्यक्ति आय कह लो या औसत आय, एक ही बात है। शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि किसी देश में, इसको मैं सरल तरीके से समझाता हूँ, किसी देश में प्रत्येक 1,000 जीवित बच्चों में, जैसे 1,000 बच्चों का जन्म हुआ
उनमें से एक वर्ष के भीतर कितने बच्चे मर जाते हैं, यही कहलाती है शिशु मृत्यु दर। एक वर्ष के भीतर अगर एक भी बच्चा नहीं मरा तो 1000 में 1000 माने जाएगा कि पूरे बच्चे जीवित हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा मर जाता है एक वर्ष के भीतर, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक वर्ष के भीतर अगर कोई बच्चा मर जाता है तो वो कहलाती है शिशु मृत्यु दर। इसके अलावा है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर अब तुम्हें पता ही होगा कि 6 वर्ष में तो नाम ही लिखा जाता है, इसलिए साक्षरता दर शुरू होती है 7 वर्ष से। तो 7 वर्ष में किसी देश में जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर यानी नाम लिखा रही है और कितनी कक्षा तक वो पढ़ रही है। अभी फ़िलहाल विकासशील देशों में 8 तक का लक्ष्य रखा गया है कि कक्षा 8वीं तक जितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी होती है उसी को साक्षर माना जाता है। इसलिए अपने इसमें देखते हैं कि 6 से 10 वर्ष की आयु वर्ष के कितने बच्चे, जैसे प्रत्येक 1000 में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वही कहलाता है अपना साक्षरता दर। तो और इसके बाद है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय देश के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य तथा विदेशों में प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो जैसे देश के अंदर उत्पादित, तो देश के अंदर उत्पादित कोई व्यक्ति है, जैसे 1 किलो गेहूँ है, अगर वो किसान उसी को पिसा के खा जाता है तो वो तो हो गया साधारण। इसके अलावा अगर वो मिल में जाता है, उसका आटा बनता है, तो जब तक वो अंतिम उत्पाद के रूप में ना बिक जाए तब तक उसको नहीं लिखा जाता, तो वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसके अलावा कई भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं, जब विदेशों में काम कर रहे हैं तो उसी को कहा जाता है कि वो वहाँ पर रहेंगे और कुछ लेके आएंगे, तो उसे भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। तो दोनों देश के अंदर और देश के बाहर से किसी देश को जो आय प्राप्त होती है उसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है।